प्रिय पाठकगण, पतंजलि आईएएस एकेडमी की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। और आइए आज हम लोग इंडियन पॉलिटी खंड के अंतर्गत मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से एक टॉपिक पंचायती राज पर प्रकाश डालते हैं। देखिए, ये चैप्टर 6 का सेक्शन डी है, पंचायत एवं नगर पालिका। पंचायती प्रणाली के बारे में जब भी हम लोग अध्ययन करते हैं तो देखो, पंचायती प्रणाली के मूल रूप से 5 सेगमेंट हैं जिनसे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उन सेगमेंट में पहला सेगमेंट ये होता है कि पंचायती प्रणाली के ऐतिहासिक विकास कैसे हुए, जरा उस पर प्रकाश डालिए। ये आपके भूमिका लेखन में किसी भी उत्तर में काम आ जाएगा। इसके पश्चात जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो चर्चा होती है कि पंचायती प्रणाली जो देश में लागू की गई है, इसके मूलभूत प्रावधान क्या है। दूसरा सेगमेंट उसके ऊपर चर्चा हो जाए। तीसरे सेगमेंट में जब हम लोग जाते हैं तब चर्चा होती है कि पंचायती प्रणाली की विशेषता क्या है और पंचायती प्रणाली का जो महत्व है भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो क्या है। और लास्ट में आता है कि पंचायती प्रणाली को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने में कहां दिक्कत आ रही है। यानी मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे 5 सेगमेंट के अंतर्गत पढ़ना चाहिए। वे सेगमेंट कौन कौन से हैं? इसकी ऐतिहासिक विकास, इसके मूल प्रोविजन, इसका महत्व एवं विशेषता, और लास्ट में इसके मार्ग में, इसके क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियां एवं कठिनाई। देखो, कहते हैं कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले महात्मा गांधी ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने ग्राम पंचायतों के गठन को लेकर के कुछ अच्छी बातें शुरू की कि भारत में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था होनी चाहिए और उसका विकल्प गांवों का अपना एक पंचायती सिस्टम होना चाहिए। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो देश में राजनीतिक जागरूकता को कम देखकर या मान करके सरकारों ने फैसला किया कि हम जो है सो इसे डीपीएसपी में रख सकते हैं, लेकिन इसे वैधानिक रूप अभी फिलहाल नहीं दिया जा सकता है। तो संविधान के आर्टिकल 40 के अंतर्गत इस पॉइंट को उसमें शामिल कर दिया गया कि राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें जब चाहें तो वे क्या कर सकती हैं, वे चाहें तो पंचायती राज संस्थाओं का गठन कर सकती हैं। कहते हैं कि हालांकि लॉन्ग टर्म तक इस प्रोविजन को इग्नोर नहीं किया गया। लोगों का मानना है कि पंचायती प्रणाली का जब विकास हो रहा था, मतलब जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले 1952 में एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की। जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, ठीक है, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, इसके बारे में लोगों का मत था या लोगों का ऐसा मानना था कि छोटे छोटे ब्लॉक बनाए जाएं गांव में और उन गांवों को एक सेगमेंट में रह करके, एक ब्लॉक में रह करके वहां के विकास के लिए कुछ स्थानीय स्तर पर पहल होनी चाहिए। योजना की शुरुआत तो ठीक हुई थी, लेकिन जागरूकता के अभाव में या कहें कि जमींदारी सेटलमेंट का थोड़ा सा नॉर्थ इंडिया में गहरा प्रभाव होने के कारण इस पर ज्यादा अमल नहीं हुआ। बाद की सरकार ने डिसीजन लिया कि अगर हम लोग चाहें तो 1 साल बाद 1953 में इसके प्रसार के लिए एक राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। लेकिन 2-3 वर्ष बीतने के बाद ही सरकार को महसूस हुआ कि इस तरीके से पंचायती प्रणाली को गांवों में ले जाना या चलाना आसान कार्य नहीं है, एक कड़ा काम है। तो तब यह फैसला हुआ कि नहीं, इसके लिए कैसा किया जाए कि भारत में पंचायती प्रणाली का स्वरूप क्या हो या किस प्रकार से रखा जाए, इसको स्टडी करने के लिए कमेटी बनाई जाए। तो 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। कमेटी का नाम था ग्रामोद्धार कमेटी। कहते हैं कि इस कमेटी ने 1957 में अपना रिपोर्ट सौंपा और इसी रिपोर्ट में पहली बार यह प्रोविजन किया गया था कि भारत में जो पंचायती प्रणाली का जो ढांचा होगा ना, यह जो ढांचा है सो त्रिस्तरीय होगा। त्रिस्तरीय मतलब अभी भी हमारा पंचायती प्रणाली का जो ढांचा है वो त्रिस्तरीय है। मतलब ग्राम स्तर पर हम लोग क्या करते हैं, पंचायतों का गठन करते हैं। ठीक, ग्राम से बड़ी इकाई माना गया कि एक यूनिट होना चाहिए प्रखंड, और प्रत्येक प्रखंड पर जो होता है वहां पर एक ग्राम पंचायत के अलावा
पंचायत समिति का गठन किया जाता है। ठीक, इससे बड़ी यूनिट माना गया जिला, और प्रत्येक जिला में एक यूनिट विकसित किया गया जिसका नाम था जिला परिषद। आज भी हमारा पंचायती राज का जो ढांचा है वो इसी स्ट्रक्चर पर काम करता है। लेकिन इसकी सिफारिश अगर पहली बार किसी एक कमेटी के द्वारा की गई थी तो बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा किया गया था। कहते हैं कि बलवंत राय मेहता कमेटी पर जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने अच्छी अमल की और इसका परिणाम हुआ कि 1959 में राजस्थान के नागौर से पहली बार पंचायती सिस्टम लॉन्च किया गया। राजस्थान देश का पहला राज्य बना जिसने अपने राज्य में पंचायती अधिनियम को पास किया। बाद में आंध्र प्रदेश, बिहार जैसे राज्य भी इस पर अमल किए। कहते हैं कि इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 1962 में भारत चाइना वार, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध और उसके बाद देश में पड़ने वाला एक भीषण अकाल, ये तीनों घटनाओं ने देश को हिला करके रख दिया और पंचायती प्रणाली का विचार त्याग दिया। इंदिरा गांधी को सत्ता के केंद्रीकरण के लिए जाना जाता है, इसलिए इंदिरा गांधी ने भी इस पर कोई विशेष अमल नहीं की, बल्कि उन्होंने गरीबी हटाओ, रोजगार उन्मुख कार्यक्रमों के जरिए ग्रामीण भारत की दशा और दिशा को बदलने के लिए कुछ अपने स्तर से प्रयास जरूर किए। इसके बाद इंदिरा गांधी का नेशनल इमरजेंसी आया 1975 में। देश में व्यापक बड़े पैमाने पर विरोध हुआ, चुनाव हुए, चुनाव में जनता पार्टी चुनाव जीती, मोरारजी देसाई पीएम बने। तो उन्होंने अशोक मेहता के लीडरशिप में एक कमेटी बनाई। वो अशोक मेहता कमेटी जो थी जब ये आई तो इसने कुछ अलग रिकमेंडेशन दिया। मतलब अगर देखा जाए तो जो रिकमेंडेशन पहले से बलवंत राय मेहता ने दे रखा था उसमें अशोक मेहता ने कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए। इन बदलावों में एक बदलाव जो सबसे ज्यादा चर्चा में आता है वो है कि उन्होंने कहा कि प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति नहीं होना चाहिए, एक यूनिट शीर्ष होनी चाहिए जिला स्तर पर और एक यूनिट नीचे होनी चाहिए ग्राम स्तर पर। ये दो स्तर पर अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब उन्होंने साथ ही उन्होंने एक मंडल पंचायत का भी प्रोविजन लोगों के सामने रखा था। ठीक है, अच्छा एक बात इसने और कही, पंचायत चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियों को भाग लेना चाहिए। मतलब पंचायती प्रणाली के जो कैंडिडेट हैं उनको पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ करके चुनाव कराना चाहिए और इसमें एससी एसटी को जिस अनुपात में आरक्षण की गुंजाइश है उन्हें आरक्षण दिया जाना चाहिए। ये सारी बातें किसने कहा, अशोक मेहता कमेटी में कही गई। अशोक मेहता कमेटी के मौजूदा प्रारूप पर कुछ अमल होता उसके पहले मोरारजी देसाई की सरकार 1980 में गिर गई और 80 में इंदिरा गांधी कमबैक कर गई। जब इंदिरा गांधी कमबैक कर गई तो क्या हुआ, फिर से एक बार केंद्रीकरण का दौर लौट आया और पंचायती प्रणाली ठंडे बस्ते में चल गया। लेकिन 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, राजीव गांधी पीएम बने, तो राजीव गांधी ने पंचायती प्रणाली के ऊपर थोड़ा फोकस्ड होकर काम किया। 1985 में उनके द्वारा GV.K. राव कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी को कहा गया था जी कि ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का आप समीक्षा कीजिए और बताइए कि गांव में एक कैसा प्रोविजन होना चाहिए। इस कमेटी के द्वारा कुछ रिकमेंडेशन आए ही थे कि इस पर समीक्षा करने के लिए एक वर्ष बाद मतलब 1986 में एक और कमेटी आ गई और इस कमेटी का नाम था LM सिंघवी कमेटी, लक्ष्मी मल सिंघवी कमेटी। इस कमेटी का नाम रखा गया था जी कि लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार। ठीक है, इसका हेडिंग क्या था, नाम क्या था, टाइटल था कि लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार होना चाहिए। ठीक है, LM सिंघवी कमेटी जो आई तो उसने एक बदलाव किया और सबसे बड़ी डिमांड रखी, कही कि जब तक पंचायतों को संवैधानिक मान्यता नहीं मिलेगी तब तक ये प्रभावशाली होकर ग्रामीण भारत के विकास में कोई रोल नहीं प्ले कर पाएंगे। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी तो यही है कि हम लोग क्या करें, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में स्थापित करें। इसमें एक और बात कही गई कि प्रत्येक गांव में न्याय पंचायत का गठन होना चाहिए। मतलब जैसे आप देखते हैं ना, कुछ पंचायती प्रणाली में सरपंच के पद सृजित किए गए थे, तो इसमें न्याय पंचायत की बात की गई। ग्राम पंचायतों को ज्यादा अधिकार देने के लिए, मतलब ज्यादा व्यवहारिक बनाने के लिए उन्होंने कहा कि गांवों का भी एक पुनर्गठन कीजिए। तब उस तरह के गांव को जो पहले हैं उस तरीके से न रख करके प्रत्येक गांव का गठन होना चाहिए, यानी ग्राम सभा का स्वरूप होना चाहिए। गांव में ग्राम सभा का होना जरूरी है।
इन तमाम रिकमेंडेशन पर विचार करने के लिए सबसे पहली बार एक बड़ी पहल बीपी सिंह ने किया। ठीक है, बीपी सिंह के द्वारा क्या किया गया जी, हालांकि बीपी सिंह के पहले भी कुछ प्रयास हुए थे, जैसे उसमें एक थंगुन कमेटी 1988 में बनी थी, उसके बाद गॉडगिल कमेटी 1988 में बनी थी। इन सभी कमेटियों के राय मशविरा, बहुत कमेटी हो गए ना, थोड़ा बड़ा कमेटी हो गए, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, जीवी के राय कमेटी, एलएम सिंघवी कमेटी, थंगुन कमेटी, गॉडगिल कमेटी, इस सारे कमेटियों के रिपोर्ट को समीक्षा करने के बाद अगर कोई कहे कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिलाने का प्रयास किसने किया, समझे, तो इस प्रश्न का उत्तर है कि सबसे इनिशियल शुरुआत राजीव गांधी के द्वारा की गई थी। ठीक है, इन्होंने 1989 में 64वां संविधान संशोधन लाया था, लेकिन यह बिल लोकसभा से पारित हुआ। ठीक है, या कहें कि इस दौरान इनकी सरकार गिर गई तो इस बिल को मंजूरी नहीं मिली। फिर बीपी सिंह की सरकार ने इस दिशा में 1990 में प्रयास किया, सारे मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन भी बुलाया आम राय बनाने के लिए, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाए। तीसरे पीएम ने ट्राई किया और सफल हो गए, उनका नाम था पामुलपति वेंकट नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। इन्हीं के द्वारा 73 और 74 दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में लाए गए। 73 का जो संबंध है वो पंचायती संस्थाओं से है। पंचायती संस्थाएं मौलिक रूप से एज अ आर्टिकल 243 के अंतर्गत आती हैं और इसके लिए एक अनुसूची आई जिसका नाम है 11वीं अनुसूची। ठीक है, मतलब 11वीं अनुसूची संविधान का 11th शेड्यूल और क्या जो है सो आर्टिकल 243, ये दोनों किससे रिलेटेड है, ग्राम पंचायतों के गठन या पंचायती प्रणाली की संरचना से रिलेटेड है। ठीक है, कहते हैं कि 243 में क से लेकर न तक, मतलब कुल प्रोविजन अगर बांटोगे तो क से लेकर न मतलब क ख ग घ अंग 5, छ छ ज इ 10, ट ठ ड ढ न 15, कुल 15 क्लाउज में पंचायती राज प्रणाली को सबखंड करके और उसका विवरण इसके अंतर्गत रख दिया गया है। इसके तहत पंचायतों को काम करने के लिए 29 सब्जेक्ट दिए गए जिस पर एक पंचायत काम कर सकता है। अब यहां से हम लोगों को यह समझना है कि दरअसल पंचायती प्रणाली जो हमारे यहां काम करती है उसका स्ट्रक्चर कैसे उसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए थोड़ा सा इधर ही रहते हैं अभी नोट से हट करके। देखो भारत में जो पंचायती सिस्टम काम करता है जी, इस पंचायती प्रणाली का अगर अध्ययन करोगे तो सबसे जो छोटी इकाई है इसमें रखी गई है वो गांव है और प्रत्येक गांव में क्या होता है, एक ग्राम सभा होती है। एक ग्राम सभा के जो मेंबर होते हैं ये कौन होते हैं, तो 18 वर्ष प्लस आयु के जो भी व्यक्ति हैं, ठीक है, आयु है, वे सभी के सभी ग्राम सभा के मेंबर हैं, बशर्ते कि उनके लिए कंडीशन है कि उनका नाम उस गांव के मतदाता सूची में हो, वोटर लिस्ट में है। मतलब पंचायती प्रणाली की सबसे छोटी इकाई कौन है, ग्राम सभा है। ग्राम सभा का गठन कैसे होता है, तो गांव के सभी वे लोग जिनका नाम वोटर लिस्ट में हो और जिनकी आयु 18 प्लस हो, वे सभी इसके मेंबर होते हैं। लेकिन यहां से ग्राम पंचायती प्रणाली का जन्म होता है, पंचायती प्रणाली की इकाई का जन्म नहीं होता है। फिर क्या होता है कि कुछ ग्राम समूह को मिलाया जाता है। अगली यूनिट क्या है, ग्राम समूह, मतलब कुछ गांवों का ग्रुप, इनको मिला करके एक टर्म क्या होता है, ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। ठीक, किसी भी ग्राम पंचायत का गठन जो होता है जी, उसके लिए यहां देखो त्रिस्तरीय प्रणाली है। मतलब एक ग्राम पंचायत में एक पद जो होता है वो मुखिया का होता है, दूसरा पद जो होता है उसे हम लोग कहते हैं कि वह उप मुखिया का होता है। ठीक, और तीसरा पद जो इसमें होता है उसे हम लोग कहते हैं कि सदस्य, वार्ड मेंबर जिसको हम लोग बोलते हैं, उनका पंचायती प्रणाली के सदस्य का होता है। एक जनता का काम है कि वह मुखिया का सीधा चयन करे, मतलब हमारा पहला वोट किसके लिए पड़ता है, मुखिया के चयन के लिए। दूसरा जो वोट हमारा पड़ता है वह अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि चुनने के लिए होता है, जिसे हम वार्ड मेंबर कहते हैं।
और यही वार्ड मेंबर के सदस्य जो होते हैं वे मिल करके मुखिया के अनुपस्थिति में मुखिया के कार्य को संपन्न कराने के लिए उप मुखिया का चुनाव करते हैं। यहां पर एक व्यक्ति और होता है जिसे हम लोग नाम कहते हैं जन सेवक। इसे कहा जाता है कि यह ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी होता है, सचिव होता है, मतलब यह प्रकार से सरकार का प्रतिनिधि होता है। इसके बाद जो होती है, उसके बाद ग्राम पंचायत का दूसरा ढांचा जो होता है वो किस स्तर पर होता है, तो प्रखंड स्तर पर संचालित किया जाता है। ठीक, प्रखंड स्तर पर इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं पंचायत समिति। और प्रत्येक पंचायत समिति में भी जो मेंबर होते हैं जी, वे दो प्रकार के मेंबर होते हैं। एक होते हैं पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं, ठीक, और दूसरा जो होते हैं वे होते हैं पंचायत समिति के प्रमुख हो, जिसको हम कहते हैं। जनता का वोट जो होता है वो पंचायत समिति के सदस्य के लिए होता है, ठीक ना। पंचायत समिति के सदस्य के लिए वोटिंग करते हैं और प्रमुख का चयन जो होता है वे सदस्य ही मिलकर के करते हैं। ठीक, यहां पर सरकारी प्रतिनिधि या सरकार की भूमिका में कौन होते हैं, तो उस ब्लॉक के जो बीडीओ होते हैं वे मुख्य पंचायत पदाधिकारी भी होते हैं। पंचायत मतलब पंचायत समिति के भी पदाधिकारी होते हैं। इसके बाद चौथा जो नियोजन होता है ना, वह जिला स्तर पर होता है। और जिला स्तर पर जो इकाई काम करती है उसे हम लोग कहते हैं कि यह जिला परिषद है। जिला परिषद के बारे में कहा जाता है कि यहां दो मेंबर होते हैं, एक जिला परिषद के सदस्य और दूसरा जो होते हैं वे होते हैं जिला परिषद के पार्षद, जिनको हम लोग प्रमुख बोलते हैं। ठीक है, तो सदस्य का चयन यहां भी जनता करती है और पार्षद का चयन मेंबर करते हैं। अध्यक्ष होगा ना सर, जिला परिषद पार्षद भी बोल सकते हो, उसे जिला परिषद का चेयरमैन भी बोल सकते हो, अध्यक्ष भी बोल सकते हो। तो इसका चयन मेंबर करेंगे यानी। और यहां पर जो सरकार के नुमाइंदे होते हैं वे सीधे तौर पर डीसी होते हैं। मतलब अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि एक जिला में, देखो अब हम लोग को यहां तुम लोग को एक चीज बता रहे हैं, ठीक ना, इसको ऐसे समझना। हम एक घेरा बना रहे हैं, एक घेरा है मुखिया का, इसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, जनता सीधे तौर पर इसे चुनती है। इसके अलावा वार्ड मेंबर जो होते हैं वे सीधे जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसके अलावा पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं इन्हें जनता चुनती है। और जो जिला परिषद के सदस्य होते हैं ना, उन्हें भी जनता चुनती है। यानी जब हम वोटिंग सिस्टम में जाते हैं तो कितना वोट मारते हैं, 4। ठीक, पहला वोट मुखिया के लिए, दूसरा वोट वार्ड मेंबर के लिए, तीसरा वोट पंचायत समिति के मेंबर के लिए और चौथा वोट जो है जिला परिषद के मेंबर के लिए। यही हमारा कंडीशनल अप्रोच है। इन्हीं चारों को हम चुनते हैं। जबकि उप मुखिया, पंचायत समिति के प्रमुख और जिला परिषद के अध्यक्ष, ये तीनों पद अप्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। मतलब इन्हें जनता नहीं चुनती है बल्कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि चुनते हैं। ठीक है, तो हमारा पंचायती प्रणाली का ढांचा इसी को हम लोग बोलते हैं कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जिस पंचायती प्रणाली को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है, यह पंचायती प्रणाली का ढांचा त्रिस्तरीय है। हालांकि इसकी प्रथम कार्यकारिणी जो है वो ग्राम सभा होती है, ठीक ना, लेकिन ग्राम सभा पंचायती प्रणाली का अंग नहीं है। पंचायती प्रणाली का अंग 3 है। पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद। ठीक, तो हमारा पंचायती संरचना क्या है तो आप समझ गए। ठीक है, ग्राम पंचायत में सरकारी प्रतिनिधि कौन होता है जी, जनसेवक। पंचायत समिति में कौन होता है, प्रखंड विकास पदाधिकारी। अब झारखंड में क्या है कि डीसी को यह पद नहीं प्राप्त है, एक काम डीडीसी को दिया गया है। ठीक है, मतलब हमारे राज्य में जो है वो जिला के पंचायती प्रणाली के जो प्रमुख होते हैं वे डीडीसी होते हैं। जनरली नियम डीसी का है, लेकिन अलग अलग राज्यों में इसके लिए अलग अलग प्रक्रियाओं को रखा गया है। उस आधार पर यह विवेचना हम आपके साथ कर रहे हैं कि हम लोग इस परिस्थिति में यहां पर हैं। समझ में आ गया जी विवेकानंद की कोई दिक्कत है? सर नहीं सर यार, जैसे सर महाराष्ट्र में जो डीसी को डेवलपमेंट कार्यों से अलग किया गया है सर, मेयर के वाले
पोर्शन में, उसी प्रकार सर हम लोगों के यहाँ डीसी को के बदले डीडीसी को रखा गया है सर। हाँ ठीक है, हमारे यहाँ पंचायती प्रणाली का देखभाल डीडीसी करते हैं, ठीक है, वही है ही मुख्य पदाधिकारी, पंचायत पदाधिकारी की भूमिका में वही होते हैं। और सर एक क्या चीज सर हम लोग सरपंच नहीं होते सर। चलो एक एक करके बोलो ना, बोलो सरोज पहले। सर पूछ रहे थे सर, सरपंच जो सुनते हैं सर, चाहे पहले गांव में जाते बोलते सरपंच, यहाँ सर हम लोग सरपंच अभी ये 73वां से हटा है सर, कि मतलब पहले 73वां संविधान नहीं, आप ऐसे समझें कि 73वां संविधान संशोधन के द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर पंचायती प्रणाली का सृजन किया गया। उसे आधार मानते हुए प्रत्येक राज्य को अपनी पंचायती प्रणाली विकसित करनी थी, लेकिन बात वही वाली थी, मतलब समझिए आप कि संसद संविधान में संशोधन कर सकता है लेकिन मूलभूत ढांचे में नहीं। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य में राज्य जो पंचायती प्रणाली का कानून बनेगा वे मूल ढांचे को क्षति पहुंचाए बिना उसमें संशोधित प्रारूप के साथ नियमावली को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक ना। इसीलिए बिहार सरकार ने बिहार पंचायती सेवा नियमावली पास की और हम लोग झारखंड पंचायती सेवा नियमावली लाए। बिहार पंचायती सेवा नियमावली में नियम है कि वहां सरपंच का भी पोस्ट होता है, लेकिन झारखंड वाली जो हमारी पंचायती सेवा नियमावली है इसमें सरपंच को जो न्यायिक अधिकारी का पद था उसे नहीं रखा गया है, ठीक है। तो झारखंड जो पंचायती सेवा नियमावली है ये 2001 में पारित हुआ है, ठीक। आगे बोलो, किसका क्वेश्चन था सर? यहाँ बोलते हैं सर जिला पंचायती राज पदाधिकारी सर जो होता है डिस्ट्रिक्ट में, उसका सर क्या लेना देना है ये पंचायती राज? वो सबसे मुख्य व्यक्ति है, उसके बिना न कोई फंड रिलीज होगा न कोई काम होगा। ऊपर से ही नीचे आता है अधिकार, किस पंचायत को क्या काम करना है, किस मद में राशि कितना आवंटन करना है। समझो बॉस है, वो नीचे ट्रांसफर करेगा बीडीओ के पास, बीडीओ ट्रांसफर करेगा तब मुखिया के पास, और मुखिया जब पारित करेंगे तब जाके आगे नीचे जाएगा। उसके बिना कोई काम ही नहीं समझ सकते हो तुम। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है उसकी। तो फिर डीडीसी का क्या है सर? यहाँ यही दो पोस्ट में सर कंफ्यूजन। नहीं, डीडीसी ही पोस्ट है। डीसी देखो, जो नियमावली 73वां संविधान संशोधन में उसमें कहा गया है कि जिला के जो प्रमुख अधिकारी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जिनको हम लोग बोलते हैं डीसी, डिप्टी कमिश्नर, यही मुख्य रूप से पंचायती प्रणालियों के लिए केंद्र के नोडल अधिकारी हैं। लेकिन चूंकि डीसी का काम समाहर्ता और बाकी रूप में 12-13 रूपों में होती है, पढ़े हो ना, जिला अधिकारी का काम लोक प्रशासन में बहुत प्रकार का काम होता है, वो काम के बोझ से दबे होते हैं, तो वे अपने अधिकार को स्थानांतरित कर दिए हैं एक दूसरे अधिकारी के पास कि हम कार्य की व्यस्तता होने के कारण इसका उचित देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए इस कार्य का दायित्व हम इनको सौंप रहे हैं। यहां तक कि डीडीसी जो काम करता है वो डीसी के नाम से ही करता है। वो कार्य का विभाजन किया गया है कि हम अगर मान लो पतंजलि आईएएस एकेडमी चला रहे हैं, एक जेटेट का बैच है, एक हाई स्कूल का बैच है, एक सिविल का बैच है, तो हमने एक मैनेजर अपॉइंटमेंट कर दिया कि हम तीनों नहीं देखेंगे तो किसी को रख दें। इसी प्रकार डीडीसी को कार्य विभाजन के तहत एक विशेष दायित्व तो सौंपा गया है। ये मत समझो कि उस पद में वैसी कोई बात कही गई है, ठीक है। ग्रामीण विकास का जितना काम है सब तो वही करता। हाँ, जो आपके द्वारा आपकी सरकार वाला जो चल रहा था नहीं, ठीक है। डीसी का पहला काम ही है कि केंद्र या राज्य के विकास कार्यों को जमीन पर उतारना, उसका तो प्राइमरी कार्य वही है। लेकिन उसका रास्ता क्या होगा? वो सीधे लाभार्थी होंगे, पंचायत के थ्रू लाभार्थी होंगे। अगर पंचायत के थ्रू लाभार्थी है तो उसके काम को मॉनिटरिंग करने, देखभाल करने। देखो, इसको ऐसे समझो, पंचायती प्रणाली थोड़ा संवेदनशील चीज है, इसमें जन भागीदारी स्थानीय लेवल पर ज्यादा होती है, तो यहाँ शिकायतें भी ज्यादा आती हैं। तो उस शिकायतों को निपटारा करने के लिए, त्वरित निष्पादन करने के लिए जरूरी होता है कि एक विशेष कार्य अधिकारी को एक कार्य सौंपा जाए। इससे ज्यादा समझने का जरूरत नहीं है। बाकी जिलाधिकारी पढ़ लेना कि जिलाधिकारी का काम क्या है। जिलाधिकारी का तो बहुत काम है। डीडीसी का काम है कि वे झारखंड की पंचायती व्यवस्था को मॉनिटर करें, इसके शिकायतों को सुने और बाकी कार्य को पूर्ण करें। सर एक चीज और सर, हाँ बोलो। क्वेश्चन और है सर, बोल रहे थे सर जैसे जिला पंचायती राज पदाधिकारी है सर, पंचायतों से संबंधित कार्य देखेंगे और नगर पालिका के लिए कोई अलग है सर, और दोनों का सामूहिक। पहले तो आप इस बात को समझिए कि जहां नगर पालिका होगी वहां पंचायत नहीं होगा।
ठीक है, नगर पालिका के लिए डीसी का दायित्व तो नहीं होता है। रांची में तुम हो तो यहां पर रांची नगर निगम का एक अपना सीईओ है, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी मुकेश कुमार जी हैं। तो वो डीसी के रोल में जो भूमिका वहां होती है, उस भूमिका के लिए इसके पास ऑलरेडी एक मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का पोस्ट है नगर निगम के पास। नहीं समझे बात को? इसीलिए ये दोनों को एक में जोड़ के देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आगे चलिए। तो ये हुआ हाँ सर, हाँ पंचायत सेवक वाला रहता है ना सर, एक बार BLW पंचायत सेवक और जन सेवक जो है ना सर, ये वाला थोड़ा बताइए। क्या चीज? जन सेवक और पंचायत सेवक अलग अलग होते हैं। पंचायत सेवक है ना सर, उप मुखिया जो बोल रहे हैं ना सर, उप मुखिया, तो चुनाव कैसे होता है ये सब क्लियर कर दीजिए। उप मुखिया के चुनाव में क्या दिक्कत है जी? तुम लोग यहाँ स्क्रीन पर मेरे पास 16 आदमी दिख रहे हो, ठीक है, इस 16 वार्ड मेंबर हो। अब तुम ही लोग को मिलकर के तुम ही लोग के बीच में से किसी एक को चुन लो कि उप मुखिया कौन होगा। अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। एक पंचायत में 12 वार्ड मेंबर थे, 12 वार्ड मेंबर जीत के आए हैं, मुखिया तो अलग से जीत के आया है, 12 के अलावा 13वां मेंबर मुखिया है। उन्हीं 12 में से आपस में बैठिए, एक किसी मेंबर को चुन लीजिए कि अगर मुखिया मेरा एब्सेंट रहेगा तो मुखिया का दायित्व हम लोग में से ये व्यक्ति निभाएंगे। तो ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो गया, क्योंकि जनता ने इसके निर्वाचित नहीं किया। ठीक है, देखो, अप्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब यही है कि मेंबर ने चुना है, हमने नहीं चुना है। हम मेंबर को चुने और मेंबर ने चेयरमैन को चुना या प्रमुख को चुना या उप मुखिया को चुना। यहां क्वेश्चन तुम लोग से पीटी में पूछा जा सकता है कि प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यक्ति कौन है और अप्रत्यक्ष निर्वाचित व्यक्ति कौन है। तो प्रत्यक्ष जिला परिषद के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, मुखिया और वार्ड सदस्य, ये 4 वोट जनता डालती है। हम जाते हैं वोट डालने के लिए, 4 वोट डालते हैं। इसके अलावा बाकी जो भी मेंबर हैं सब अप्रत्यक्ष निर्वाचित हैं। देखो, अब यहां पर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। मतलब बोलिए। ये पंचायत स्तर पर सर पंचायत सचिव होंगे, जन सेवक नहीं होंगे सर। अच्छा, जन सेवक नहीं होंगे तो उसको पंचायत सचिव रखो ना। कई बार एक दूसरे के प्रभार इधर उधर ट्रांसफर किए जाते हैं। अगर वहां कोई नहीं रहेगा पंचायत सेवक तो क्या देखेगा? बोलो। नहीं सर, पोस्ट सर पंचायत सेवक का ही है ग्राम पंचायत में। हाँ, अगर प्रभार को दे दिया जाता है वो अलग बात है, लेकिन पोस्ट सर पंचायत का ही है। ठीक है, मतलब आप इतना ही समझिए कि त्रिस्तरीय ढांचा में एक पब्लिक ऑफरेंस है तो एक गवर्नमेंट ऑफरेंस है। एक व्यक्ति गवर्नमेंट का होना जरूरी है, उसका अनुमोदन के बिना पंचायती सिस्टम काम नहीं करती है। उसका नाम पंचायत सेवक रख लीजिए। दूसरे राज्यों में किसी और नाम से भी बुलाया जाता है, वो भी रख सकते हैं। पंचायत सेवक अनुपस्थित है तो जन सेवक रख लीजिए। लेकिन ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी की भूमिका में वही होता है, सचिव की भूमिका में वही होता है। चलो, हाँ, जो अनुसूचित क्षेत्र होता है सर, उसमें ग्राम सभा का कुछ महत्वपूर्ण कार्य होते हैं सर। अभी उसका पिक्चर बाकी है, अभी उधर नहीं गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। मतलब हम बता रहे थे अभी आपको कि पंचायती प्रणाली के अब फीचर को समझिए। ठीक है, कि मुख्य प्रावधान इसमें क्या रखे गए हैं। तो एक मुख्य प्रावधान तो आप ये देखें कि हमारे देश में जो पंचायती प्रणाली की संरचना है वो संरचना त्रिस्तरीय है। ये पहला पॉइंट हुआ इसके अंतर्गत। और इसके ऊपर एक चीज और आप देखें कि ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो ग्राम सभा है। मतलब हम मूल विशेषता जब बता रहे हैं तो पहली विशेषता आपकी हो गई ग्राम सभा का गठन। दूसरी हो गई कि त्रिस्तरीय जो है वह पंचायती सिस्टम का होना। यह इसकी दूसरी सबसे मुख्य विशेषता है, प्रावधान कहिए या फीचर कहिए। तीसरी बात है जो कहते हैं कि सदस्य एवं अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है। ये तीनों बात हम लोग अभी एक ही टॉपिक में देखे हैं, मतलब खंड बाई खंड जा रहे हैं। जैसे संविधान में लिखा गया आर्टिकल है कि मेंबर का चुनाव कैसे होता है और अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है। तो पंचायत समिति और जिला परिषद पर अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। मुखिया, मेंबर, पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद सदस्य का निर्वाचन सीधे जनता के द्वारा किया जाता है। फिर कहता है नेक्स्ट वाले प्रोविजन में कि पंचायती प्रणाली में आरक्षण का प्रोविजन है। अब जहां तक आरक्षण का बात है जी, तो एससी और एसटी को अनुपातिक आरक्षण प्राप्त है। जिस अनुपात में राज्य में उनकी आबादी होती है उसी अनुपात में उन्हें आरक्षण दिए जाते हैं। लेकिन एससी एसटी और तीसरा सीट बचा जनरल,
इन तीनों सीटों में 50% आरक्षण महिलाओं के लिए रिजर्व होता है। शुरू जब संविधान बना था तो 33% आरक्षण था। बिहार पहला राज्य था जिसने 50% महिला आरक्षण दिया। अभी पूरे देश में 50% आरक्षण है। मतलब अगर झारखंड में आज के डेट में 4402 सीटें हैं तो इसमें 2201 सीट महिला के लिए रिजर्व है। मतलब वो एससी के लिए भी क्या चीज पूरे देश में नहीं है सर, 21 राज्यों में सिर्फ 50%। हाँ, थोड़ा सा उधर पूर्व परिषद को अलग रखा गया है, ठीक है। तो उसमें हम लोग रख सकते हैं कि एससी के लिए अगर 50 सीट है तो यहां भी पहला महिला के लिए 25 आरक्षण है। एसटी के लिए भी जो कैटेगरी फिक्स है उसमें भी 50% आरक्षण है। मतलब ओवरऑल जितनी सीटें हैं उसमें प्रत्येक स्तर पर मतलब आरक्षण के भीतर भी आरक्षण है, ठीक है, का प्रावधान किया गया है। ये आरक्षण कंपलसरी तौर पर लागू है, अनिवार्य तौर पर। फिर कहते हैं कि अगर इसके बाद इसके बारे में जानना है तो अगला टॉपिक हम लोग होता है किसी पंचायत का कार्यकाल क्या होता है, ठीक है। तो किसी पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष है। तीनों ही स्तर पर पंचायतों को कार्यकाल कितने दिए गए हैं जी? 5 वर्ष। हाँ, कहते हैं कि अगर 5 वर्ष से पहले कोई प्रतिनिधि का डेथ हो जाए, वो इस्तीफा दे दे, राइट टू रिकॉल के तहत उसे वापस बुला लिया जाए, तो 6 महीने के भीतर उस सीट को भर लेना चाहिए, ठीक है। यही इसमें बात की गई है। कार्यकाल के बाद जो है वो बात कही गई है अहर्ता का। मतलब किसी एक मेंबर को चुनाव लड़ने के लिए, पंचायती चुनाव लड़ने के लिए उसके पास क्या योग्यता होना चाहिए, ठीक है। तो पहला इसमें जो भी डिबेट होता है वो उम्र को लेकर होता है। पंचायती चुनाव लड़ने के लिए आपका उम्र कितना होना चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और ये आपके योग्यता के संदर्भ में जो बातों का निर्धारण करने का अधिकार है, ये पूरा अधिकार राज्य विधानसभा द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के पास होता है, जो भी व्यक्ति हो, ठीक है। तो आप पंचायती प्रणाली का 2 भाग जो है वो देखिए। तीसरी बात इसमें क्या कही गई है कि पंचायत चुनाव कराएगा कौन? तो इसको कराने के लिए प्रत्येक राज्य में एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन होगा, ठीक है। हमारे राज्य में भी झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग है जी। और निर्वाचन आयोग का काम क्या है? पंचायती चुनाव कराना एवं नगर पालिका का चुनाव कराना। बाकी तो विधानसभा का चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग भी करा